हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका मेरे साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग के सेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप लोग डेली बेसिस पर मुझे आंसर भेजते हैं और मैं उनका रिव्यू करता हूं। तो आज हमारा पहला दिन है हमारे आंसर राइटिंग के रिव्यू का। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप लोगों को डेली बेसिस पर आंसर भेजने हैं और अपने आंसर को सुबह 12 बजे से पहले भेजने होंगे। मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, पिछले 7 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आंसर राइटिंग के सेशन में लेता हूं। बात करते हैं अनअकैडमी के अचीवमेंट में से हर 3 में से एक बच्चा भी अनअकैडमी का सिलेक्शन की तरफ है और यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2022 का साल अनअकैडमी के लिए बहुत अच्छा रहा। आने वाले सालों में रिजल्ट और बेहतर रहेंगे और इसी चीज को बढ़ाने के लिए आपके पास भी मौका है कि मेगा एक्सटेंशन ऑफर का आप लाभ ले सकें, जिसमें 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 माह का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 माह का सब्सक्रिप्शन, 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है और आप हमारा प्रयास बाइलिंगुअल बैच और लक्ष्य हिंदी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको मेरा कोड यूज करना है, जहां पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 9 महीने बचे हैं। आपके पास मौका है 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन करने का, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। फाउंडेशन बैच हमारा मौजूद है और अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिसमें आप लोगों को 24 सितंबर में एक टेस्ट देना है, जहां पर आप लोगों को एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस देखिएगा। पहला क्वेश्चंस लिखा है हमारा काजल ने। लिखती है, संविधान क्या है, इसके महत्व के और उद्देश्यों का वर्णन करते हुए बताइए। शुरुआत की है, संविधान नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार देश में सरकार का संचालन किया जा सकता है या सरकार का संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को देखते हुए देश को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सकता है या किया जाता है। ऐसे तो इनके इंट्रो पार्ट में कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन इस इंट्रो पार्ट को और बेहतर किया जा सकता है। संविधान नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के संचालन, लोगों को उनके अधिकार और समाज को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने की बात की गई। संविधान वो दस्तावेज है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र का एक मजबूत या महत्वपूर्ण शर्त के तौर पर दिखाई पड़ता है। अब ये इंट्रो कंप्लीट होगा। उद्देश्य की बात करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की स्थापना करना हो, बिल्कुल ठीक है। शासन कैसे चलाया जाए इसको बताया गया, किस टाइप की गवर्नमेंट, किस प्रकार की सरकार रखी गई इसको बताया गया। न्याय की प्रक्रिया की उपस्थिति की बात रखी गई, स्वतंत्रता और समानता के शामिल करने की बात रखी गई, सरकार के डिक्टेटरशिप, तानाशाही के बनने को रोकने की बात रखी गई, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता की बात रखी गई। कोई दिक्कत नहीं है, उद्देश्य आपने सही तरीके से बताए हैं। महत्व की जब हम बात करते हैं, नागरिकों को अधिकार प्रदान करना, निर्णय की शक्तियों का वितरण करना, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना, नैतिक पहचान देना, भारतीय पहचान के सूत्र में बांधना, सरकार की लिमिटेशन को डिसाइड करना, बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस में इतनी कहानी आपने लिखी तो यह काबिले तारीफ है। संविधान सरकार पर बंदिशों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करते हुए प्रत्येक नागरिकों को समतावादी और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करते हुए देश के विकास की बात करता है। काजल, बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है। हालांकि इंट्रो पार्ट में इसमें थोड़ी सी कमी है, इंट्रो पार्ट में इसमें और काम करना बाकी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिलहाल मेरी तरफ से आपको 4 नंबर इस क्वेश्चन पर मिलते हैं।
अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। योजनाएं क्या होती है? किसी भी देश के विकास में योजना के महत्व को बताते हुए योजना के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। योजना क्या है? किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जब भी सरकार किसी लक्ष्य को निर्धारित करके एक टाइम पीरियड की बात करती है तो वो योजना कहलाती है। बढ़िया, काबिले तारीफ आपने इस इंट्रो को लिखा है, कोई दिक्कत इस इंट्रो में नहीं है, बढ़िया लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य योजना, लोकतांत्रिक योजना, सांकेतिक योजना, विकेंद्रीकृत योजना, केंद्रीकृत योजना, यानी कि आपने एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से बताया कि योजनाओं के प्रकार कैसे काम करते हैं या किस प्रकार से कितने प्रकार में योजनाओं को डिवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं संक्षेप में वर्णन की। दिशात्मक के बारे में आपने बताया, बहुत बढ़िया। परिप्रेक्ष्य के बारे में आपने बताया, सांकेतिक के बारे में आपको बताया, चार्जिंग ऊपर, सांकेतिक योजना के बारे में आपने बताया, केंद्रीकृत योजना, इस योजना में सभी नियोजन गतिविधियों और योजना को रूपरेखा केंद्रीकृत प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा की जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत। इस तरीके से चीजों को लिखना, इस तरीके से चीजों को याद करना और रिप्रेजेंट करना एक अच्छा तरीका है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। महत्व आपने इसके मिस कर दिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक पार्ट आपने छोड़ दिया। आप ये जो सभी योजनाओं को आपने एक्सप्लेन किया, इनको आप कम शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन महत्व की बात जरूरी थी और कहीं पर भी मुझे इसके महत्व नहीं नजर आए। कंक्लूजन जरूर महत्व को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस आधार पर इस क्वेश्चंस को लिखा जाना था, उस आधार पर इस क्वेश्चंस में हमें चीजें नहीं दिखाई दी। क्वेश्चंस अच्छा लिखा, काबिले तारीफ क्वेश्चंस लिखा, लेकिन बहुत सारी कमियां इस क्वेश्चंस में मौजूद हैं। मतलब कि इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से लिखा जाना जरूरी है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। रवीना, पुराना क्वेश्चंस पेंडिंग था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य और चुनौतियां क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का वर्णन करें, चर्चा करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई। उद्देश्य देश के डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DEITY के अंतर्गत किया जा रहा है। बढ़िया है, इंट्रो अच्छा लिखा है, इंट्रो कोई दिक्कत नहीं है, गुड। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभ है। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक पहुंच, इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना। ये भी अच्छे पॉइंट आपने बताने की कोशिश की, लेकिन 250 वर्ड्स का क्वेश्चन था तो इनको एक एक पूरी लाइन में लिखा जा सकता था, एक एक पूरी लाइन इनके बारे में बताई जा सकती थी। वहीं चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो चुनौतियों में आपने ई गवर्नेंस में ई कानून का अभाव, भाषा संबंधित चुनौती, ग्रामीण सेक्टर में अभी तक या रूरल एरियाज में इसकी पहुंच का ना होना, डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी और बिग डेटा जैसा इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रखी गई, साइबर अपराध जैसी चुनौतियों को दिखाया गया,
डिजिटल लिटरेसी की बात रखी गई, डिजिटल उपकरणों की बात रखी गई, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभाव, जिसकी वजह से स्मार्टफोन प्रसार, किफायती डेटा प्लान, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने लोगों को डिजिटल सेवा तक पहुंच में सक्षम बनाया है। बढ़िया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया दोनों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता आधार किया। बढ़िया। इस कार्यक्रम ने रोजगार पैदा किया, उत्पादकता, निवेशकों को आकर्षित किया, अधिक लोगों को अवसरों की पहुंच सुनिश्चित की। इस कार्यक्रम से प्रत्येक नागरिक के जीवन शैली में या जीवन में प्रौद्योगिकी का माध्यम से सुधार हुआ। और कंक्लूड किया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत, ये एक बार सही तरीके से लागू होने के बाद देश के नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करेगी। तो एक तो सबसे पहले थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर काम करना होगा भाई। हैंडराइटिंग आपको अपनी ठीक करनी होगी। बढ़िया क्वेश्चंस आपने लिखा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा चीजों पर इस पर काम करना बाकी है। तो मेरी तरफ से अभी इस पर इतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। और बेहतर आप इस क्वेश्चंस को लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। किस हद तक वर्तमान शहरीकरण के लिए इनपुट प्रदान करती है? पिछले साल यानी कि पिछले कुछ सालों में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जिसकी समय सीमा 2500 से 1750 तक है और इसका विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में माना जाता है। शहरीकरण के लिए योगदान, पूजा पद्धति विद्यमान थी, मंदिर मस्जिद में पूजा का होना, क्या ये शहरीकरण के कनेक्शन में होगा? ठीक है। सड़कों के निर्माण, बढ़िया पॉइंट है। चंडीगढ़, शिमला, मुंबई ग्रिड प्रणाली के साथ बनाए गए शहर है, परफेक्ट एग्जांपल है। मन के बनाने के कारखाने, कई प्रकार के सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम की बात मिलती है। श्रमिक वर्ग का शामिल होना, वर्तमान में विभिन्न प्रकार के श्रमिक मजदूर, कृषक। स्नान घरों का होना, वर्तमान में काफी संख्या में स्नान घर हमें पाए गए हैं, मिले हैं। अन्नागार यानी कि अन्नागार के भंडार के साक्ष्य प्राप्त हुए और वर्तमान में भी गोदाम मिला है। वर्तमान में सोखते गड्ढे उपलब्ध हैं। ड्रेनेज सिस्टम के कंटेक्स्ट में आपको लिखना था और लिखा भी है, नालियों की सुव्यवस्थित ढंग से ढककर रखने की, और वर्तमान में भी ये सब चीज हमें नजर आती है। इसका मतलब किसी हद तक शहरीकरण में और आज की सभ्यता में ये एक बहुत बड़ा योगदान हमें देती है, बहुत बड़ा योगदान हमें इसका दिखाई पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने डायग्राम के माध्यम से ग्रिड प्रणाली को दिखाने की कोशिश की। घर कैसे बनाए जाते थे, ये सड़क है, ये नाली व्यवस्था आपने बताई घरों से निकलती हुई, और ये चारों यानी कि इस कंटेक्स्ट में घर बनाए जाते थे। डायग्राम के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को बेहतर किया, बढ़िया बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में रोशनदार कमरे, सार्वजनिक शौचालय, उचित जल प्रबंधन आदि व्यवस्था वर्तमान में शहर में सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है, जिससे उनमें शहरी व्यवस्था जैसी व्यवस्था विकसित हुई है। बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस में इतनी चीजों को लिखकर बताना बढ़िया अटेम्प्ट है। एटलीस्ट 5 नंबर आप इसमें 50% से करीब डिजर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी करें। न्यायपालिका का सरकार के अन्य अंगों, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होना न्यायिक स्वतंत्रता कहलाता है। न्यायिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति के मामले में दिखाई पड़ती है। लोकतंत्र में न्यायिक स्वतंत्रता की भूमिका केवल और केवल, बच्चा यहां पर देखिएगा, आपने एक ही पॉइंट के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता को दिखाने की कोशिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता नियुक्ति से लेकर सैलरी, उनके किसी भी पहलुओं पर चर्चा नहीं हो सकती।
उन सब चीजों के बारे में यहां पर बात करनी थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सुजाता, इस पर काम करना है। ठीक है, ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों के कानून के अनुसार हल करती है, अत्याचार से बचाने और कानून को शासन स्थापित करती है, सरकार के मनमाने कार्यों पर नजर रखती है। बहुत बेसिक पॉइंट लिखे हैं, इनको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। लाइक रिव्यू के माध्यम से सरकार के कार्यकारी या लेजिस्लेटिव शक्तियों को सीमित करती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के कंटेक्स्ट में दिखाया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्यों को कुशल और निष्पक्ष संचालन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। 2014 में एनजेएसी एक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से इनकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया गया था। कोलिजियम सिस्टम के अलावा कोलिजियम सिस्टम को छोड़कर एक स्वतंत्र आयोग के गठन की बात थी, और सरकार ने वापस से 2022 में एक और बिल ऐसा पास किया जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उन्हें हटाने से संबंधित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में यह भी लिख देते कि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया था। तो और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। हालांकि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक स्वतंत्रता, जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, परंतु न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। बढ़िया लिखा है। ठीक है, 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को तो लिखा अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। कहां कहां पर आपको स्वतंत्रता दिखाई देती है, वो सारे के सारे पॉइंट मिसिंग हैं, और लोकतंत्र को बचाने में किस हद तक काम करती है, उसमें भी आपको इस पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कब कब किस किस जजमेंट के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है, यह भी पॉइंट इसमें से मिसिंग है, तो थोड़ा सा इस पर काम करना होगा। नालसा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित 14 और 22 विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए समान अधिकार, न्यायिक अवसर के समानता, ये 4 भाग नीति निर्देशक। ठीक है, ठीक है, अवसर की उपलब्धता की बात करता है। आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने में सक्षम लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकारों का है। निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र में औद्योगिक कामगार, हिंसा, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, सब कंटेक्स्ट में आप लोगों को इन्होंने निःशुल्क कानूनी के पात्र के तौर पर दिखाया। और आर्टिकल 21 में भी, आर्टिकल 39 में भी इसकी बात की गई है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया सुजाता, कमाल की बात लिखी, और यही सवाल का आसपास का पूरा पहलू आप लोगों को दिखाई देता है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय से संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय से कम है, उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया। नालसा के बारे में इन्होंने बताया। 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात की गई थी। तो नालसा को आप थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको प्रायोरिटी के आधार पर चीजों को सेट करना होगा। प्रायोरिटी के आधार पर चीजों को लिखना होगा कि कौन सी चीज पहले लिखी जाए और कौन सी चीज को आप बाद में लिखेंगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नालसा की भूमिका, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान, कानूनी सहायता, प्रावधान व्यय अनुदान का वितरण, कानूनी सहायता नियमों सिद्धांतों को विकसित करना, कानूनी को या कानूनी जागरूकता फैलाना, ये भी आपने अच्छा तरीके से लिखने की, बताने की कोशिश की है। बढ़िया। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त निःशुल्क कानूनी सहायता का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तथा पहुंच में नालसा का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बढ़िया। मार्क्स की अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की, हर पहलू को इसके कवर करने की कोशिश करी, और मार्क्स भी आपको उसी के आधार पर दिए गए हैं। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों के कार्यात्मक, वित्तीय दोनों ही सशक्त बनाने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। यानी कि राज्य के जो शहरी और स्थानीय निकाय हैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। यूपीएससी का क्वेश्चन था। भारत में शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से बिल्कुल सही लिखा। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, छावनी, टाउनशिप आदि
की बात की गई। अगर आप इसको नहीं भी लिखते और इसकी जगह संविधान के आर्टिकल की बात लिख देते, आर्टिकल 243 से लेकर इतने से इतने तक है, तो और बेहतर इस क्वेश्चन में आपको मजा आ जाता। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। बहुत बढ़िया। केवल नाम मात्र के ट्रांसफर को दिखाया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के लिए वो राज्यों के अनुदानों पर ही निर्भर है। बढ़िया। कुछ और पॉइंट आपने बताने की कोशिश की। राजस्व हेतु ये राज्यों की संचित निधि पर निर्भर है। कर एकत्रीकरण की इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। इनके राजस्व और पूंजीगत व्ययों में अंतर नहीं किया जाता। ये राज्य परिवहन निगम, राज्य विद्युत बोर्ड और जल आपूर्ति विभाग जैसी एजेंसियों के बजट में योगदान देते हैं, परंतु उन पर नियंत्रण की शक्ति नहीं है। उधार हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्हें कुछ नए कर लगाने का अधिकार है, परंतु मतदाताओं की नाराजगी के भय से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाउस टैक्स हुआ, पानी टैक्स हुआ, ये थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लिमिटेड अधिकार इनके पास मौजूद है। इतनी वित्तीय ऑटोनॉमी इनके पास नहीं है, और यही वजह है कि शहरी विकास अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से ये निकाय राज्यों पर निर्भर है, जबकि राज्यों द्वारा इनकी क्षमता विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इन्हें करों, शुल्क, टोल आदि संबंध में वित्तीय तथा आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार करने के संबंध में कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जाए, जिसे गांधी जी के पूर्ण स्वराज्य के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके। बढ़िया लिखा है सुजाता, कमाल का आपने ऑप्शन क्वेश्चंस बताया, लिखा और उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। हालांकि इंट्रो थोड़ा सा मुझे कमजोर दिखा और इंट्रो को और बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सर्वोच्चता, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन संप्रभुता वाला। अनुच्छेद 74 से 75 को केंद्र तथा राज्यों को 164 से 164-65 में दिखाया गया। संविधान द्वारा संसद को कानून बनाने, संसाधन करने और निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई। इंट्रो को आप कंपैरिजन के साथ दिखा सकते थे। भारत में संसदीय सर्वोच्चता को नहीं, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता ही सुप्रीम है। हमारे यहां आर्टिकल 74, 75 और 163, 64 में संसदीय प्रणाली की तो बात की गई, लेकिन यह संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अधीन काम करने का क्लियर। तो इस आधार पर इसके ऑप्शन को दिखाया जा सकता था। ब्रिटिश तथा भारतीय संसदीय व्यवस्था में समानता, संसद के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, संशोधन प्रणाली लचीली है, लोकतंत्र के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है। समानता में आपने कुछ पॉइंट मिसिंग कर दिए। एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यकारी विधायिका के प्रति जवाबदेही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की पास शक्तियों का होना, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति को और वास्तविक शक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री का होना, यहां पर हम समान नजर आते हैं। अंतर के आधार पर आपने बताया, बढ़िया, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति को गणतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में यह अनुवांशिक यानी कि वंश के आधार पर राजा या क्वीन होती है। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में आपने बताया, किसी भी सदन का हो सकता है, वहां पर केवल निचले सदन का होता है। केवल संसद के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, बल्कि इस अंतर के बजाय आप यह दिखाते कि भारत में संविधान बनाने में संविधान सभा ने लिखित तौर पर बताया, जबकि उनके पास कोई लिखित संविधान मौजूद नहीं है। तो मतलब पार्लियामेंट सोवरन है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, जबकि भारत में पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, तो उसे संविधान के अकॉर्डिंग काम करना होगा, संविधान के अंतर्गत काम करना होगा। यह आपको यहां पर पता होना चाहिए। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक गया, और यही आउट ऑफ ट्रैक आपको नुकसान देगा,
हालांकि संविधान निर्माण में भारत के अन्य देशों के संविधानों को सहारा लिया है, किंतु यह अपने आप में संप्रभु है। भारत में संसद सर्वोच्च होने के बावजूद न्यायिक समीक्षा इसके अंतर्गत आती है और मौलिक अधिकारों की बुनियादी संरचना के इसे भी बेहतर करके लिखा जा सकता था। कंक्लूजन भी आपका आउट ऑफ ट्रैक ही गया है। तो इस वजह से मेरी तरफ से इस पर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। आगे के क्वेश्चन में आपको बेहतर करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जाहिद के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भैया। What is constitution? A constitution is a fundamental and supreme set of the rule and laws that runs the governance and the function of the state. Generally, almost all the constitution are codified written document like India's constitution, other than uncodified like China and UK. सिग्निफिकेंस बहुत बढ़िया, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल की बात करता है, सबको बराबरी के अधिकार देने की बात करता है, चेक एंड बैलेंस की सिचुएशंस को क्रिएट करता है, स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट लेकर आता है। बढ़िया लिखा है जाहिद महोदय, कमाल कर दिया। ऑब्जेक्टिव की बात लिखी, जस्टिफाइबल सोसाइटी की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट की बात करता है, और यही इनका मकसद भी था। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को लेकर आता है, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, यूनाइट द नेशन की बात करता है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गाइड द स्टेट, इट ऑल्सो प्रमोट एवरी इंडिविजुअल राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर टू वे ऑफ लाइफ, वेलफेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड द स्पेशली फ्रेटर्निटी अमंग ऑल। बढ़िया आपने इसको लिखा है, बहुत अच्छे से आपने इसको मेंशन किया है। जाहिद वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन को लिखा और बाकायदा आप इसमें एटलीस्ट 7 नंबर डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट 7 नंबर डिजर्व करते हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती तो और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था, और बेहतर तरीके से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। बेहतर करें और अच्छा करें, कल की क्लास में और लंबी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।